Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, this is Aurangzeb Sohrawardy from Mind Groomers रियलिटी टॉक के एक नई एपिसोड के साथ। और आज का ये एपिसोड खूबसूरत तरीन पहाड़ों से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप भी सीनरी को एंजॉय कीजिए और प्रोग्राम को भी एंजॉय कीजिए। मुख्तलिफ कारोबारी जिंदगी चलता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। कंपनीज में एम्प्लॉयज होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं टास्क, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, चीजें प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। उन एम्प्लॉयज को किस तरीके से कंपनीज हैंडल करती हैं, किस तरीके से उनके इश्यूज मैनेज होते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयज मिस हैंडलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। इस जबरदस्त प्रोग्राम के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त एचआर एक्सपर्ट मौजूद है, सईद इकराम साहब, जिनका वसी तजर्बा है एचआर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सईद साहब फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब। प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जिस तरह इन्होंने बताया कि सईद इकराम मेरा नाम है, मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं एचआर एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, और करंटली मैं एचआर डिपार्टमेंट मिलर ट्रैक्टर्स में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ अर्सा मैंने लम्स में भी जॉब की है। तो ओवरऑल ये मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस टेक्सटाइल का और टीचिंग का और इन तमाम चीज़ों का है। तो जहाँ तक आज का आपने टॉपिक डिस्कस किया एम्प्लॉय मिस हैंडलिंग, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉयज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कंसिडर किए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वही सबसे ज़्यादा मिस हैंडल होते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर को इवेल्युएट करना चाहें तो उसका सोल इंडिकेटर है उसके रिजल्ट्स। वो रिजल्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उन रिजल्ट्स को पॉजिटिव बनाने में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो एम्प्लॉयज का है। और एम्प्लॉयज की जो क्वालिटी है, एम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो, और एम्प्लॉयज की जो वेलनेस है, एम्प्लॉयज की जो हेल्थ एंड सेफ्टी की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयज की जो जॉब सिक्योरिटी है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसी जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है इतनी जबरदस्त, इसी पे मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। काइंडली हमें ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह इतनी सर्विस रही है, इतने सारे सालों का तजर्बा है आपको क्या क्या एम्प्लॉय मिस हैंडलिंग के इश्यूज कंपनीज में सामने देखने को नजर आए, और इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाते? देखिए, बात यह है कि अगर हम इसको कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है एम्प्लॉय हैंडलिंग मिस हैंडलिंग की, आप इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखें, जिनमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी का है। और बहुत सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जिनमें स्पेसिफिकली टेक्सटाइल्स भी शामिल है। वहां पे जो सबसे एम्प्लॉय सिक्योरिटी का, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सिक्योरिटी का एलिमेंट है, ये हर मैनेजर की, हर सीनियर ऑफिसर के एजेंडे में सबसे लोएस्ट लेवल पर होता है। अगर एम्प्लॉय अपने आप को मेंटली, अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, वो कभी डेडिकेटेडली काम नहीं कर सकते। मैंने ऐसी टेक्सटाइल मिल्स भी देखी हैं कि जहां पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जहां पे इवन अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो उसको कॉम्बैट करने के लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल नहीं है। इवन देन उन ऑर्गेनाइजेशन के पास सर्टिफिकेट है कि वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह इक्विप्ड है, और उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इशू किए हुए हैं। और बहुत सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है जहां एम्प्लॉय के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय को कोई, उसकी हेल्थ को कोई थ्रेट क्रिएट हो जाए तो एज सच ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि उसको इमीडिएटली कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा सके। दूसरी बात यह कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर, उसकी डेवलपमेंट पर, उसके करियर पाथ पर कोई फोकस नहीं किया जाता। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में एक यही चीज है। एम्प्लॉयज को कंसिडर किया जाता है इन मेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कि वो सिर्फ एक मशीन है, और एज सच मशीन की कोई इमोशंस, कोई उसके अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होती। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करना है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल
हर डिपार्टमेंट के लाइन मैनेजर को प्ले करना पड़ेगा। उसका लाइन मैनेजर जब तक अपने अपने सबऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग पे, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अपना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, उस वक्त तक कोई भी एम्प्लॉय अपने पूरे कैपेसिटी के साथ काम नहीं करेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जब तक एम्प्लॉयज को आप उसकी स्किल्स को, उसकी कॉम्पिटेंस को, उसके टैलेंट को, उसकी एबिलिटीज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। हर लाइन मैनेजर की एक ही डिजायर है कि वो अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इनहांस कर सके। उसकी परफॉर्मेंस कैसे इनहांस होगी अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और उसमें एबिलिटीज नहीं है। जी, इस पे हम बात करेंगे कि इसके नेगेटिव असरात क्या पड़ते हैं। आपने दो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया कि जो एम्प्लॉयज मिस हैंडलिंग में किरदार अदा करते हैं। आपने तो बहुत टेक्निकल चीजों की बात की। मैं भी चूंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, मुख्तलिफ कंपनी से वास्ता पड़ता रहता है। इवन बेसिक लेवल पे जो एम्प्लॉयज की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो एम्प्लॉयज के साथ जस्टिस का निजाम है, वहां पे भी बहुत सारे मसाइल हैं और उस वजह से एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन पैदा होती है, रिबेलियस एटीट्यूड पैदा होता है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज और जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है जो हमारी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करता है। वहां पे ये एज्यूम किया जाता है कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो तो वो अपने ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेट पर छोड़ कर आए। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि मैंने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली टॉर्चर्ड होते देखा है। उनको एब्यूसिव, उनके जो एचओडीज है, उनके जो लाइन मैनेजर्स हैं, वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी ईगो को हर्ट करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। जब एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट को, उसकी ईगो को इफेक्ट किया जाता है, उसको हर्ट किया जाता है दूसरे लोगों की मौजूदगी में, तो ये एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशनल फैक्टर होता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है एम्प्लॉय रिटेंशन पे। जब बहुत सारे एम्प्लॉयज किस तरह के हो जाते हैं कि वो मेंटली तो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। मेंटली वो किसी और जगह के ऑक्युपाइड होते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले वो इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर जाए, और जो उनकी लॉयल्टी है, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो स्किल्स हैं, वो फिर अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज नहीं होती। दूसरा एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो एम्प्लॉय हैरासमेंट है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मेल्स, फीमेल्स, बच्चों को भी हिरास भी किया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं जहां पे फीमेल्स को बड़ा मिसयूज किया जाता है, उनकी हिरासमेंट है। तो जब तक हम इन बेसिक फैक्टर्स को हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, उनको रिमूव नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अभी यही जो आपने अभी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इस पे दो तरह के व्यूज मुझे मिलते रहे हैं और या मुझे मिलते हैं। एक व्यू तो ये है कि एम्प्लॉयज प्यार की और इज्जत की जुबान नहीं समझते, दैट्स वाई उन्हें बुली करना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और उसके बाद एक और बहुत ही अजीब चीज सुनने में आती है कि जनाब, अगर मैं बात करूं कि जी आप एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, इनकरेज क्यों नहीं करते, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में कहा जाता है कि एम्प्लॉयज सर पे चढ़ जाते हैं, वो फिर लाडू हो जाते हैं, वो काम फिर सही तरीके से नहीं करते। ये दोनों कॉन्सेप्ट कैसे हैं? फॉल्ट नहीं है, सॉरी मैं माजरत के साथ कहूंगा, इसमें एम्प्लॉयज का फॉल्ट नहीं है। इसमें अगर फॉल्ट है तो उस लाइन मैनेजर का है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ एचआर का है। अगर आप में अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली मोटिवेट करने की, उसके इश्यूज को सेटल करने की कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो आप फिर लाइन मैनेजर को कहलाने के लिए डिजर्व नहीं करते। अगर आप अपनी प्रूडेंस को यूज करते हुए एम्प्लॉयज के अफेयर्स को डील नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, उसको नहीं समझा सकते, तो फिर अल्टीमेट आपके पास एक ही चीज रह जाती है कि आप एम्प्लॉय को फारिग कर दें या उसको अब्यूज करना शुरू कर दें। लेकिन ये आपका फेलियर है। इट मीन्स कि आप में एम्प्लॉय को टैकल करने की स्किल एग्जिस्ट नहीं करती, और यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल मैनेजर। मैनेजर का क्या मतलब है? टू प्रॉपरली मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट, जब तक आप एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते,
आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारा एक बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्टर ये है कि जब हम मैनेजरियल लेवल पे लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको सुपरवाइजरी रोल देते हैं, तो हम सिर्फ दो चीजें कंसिडर करते हैं, एक उनका लेंथ ऑफ सर्विस विद द ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा उनकी टेक्निकल नॉलेज, उनकी टेक्निकल स्किल, उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस। बट एज फार एज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज कंसर्न, द मैनी पीपल स्किल इज कंसर्न, हम इसको बिल्कुल इवेल्युएट नहीं करते। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि ऐसे लोगों को प्रमोट करते वक्त जब कर देते हैं, उनको हेड ऑफ एचआर, हेड बना देते हैं डिपार्टमेंट्स का, तो वहां पे एम्प्लॉइज की जो डिससेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाती है। एम्प्लॉइज का वहां पे जो रिटेंशन है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वहां पे डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ग्रीवियंसेस कब क्रिएट हो जाती हैं। और जब तक ये एलिमेंट्स उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है, उसकी जो एक कंपेटिटिवनेस है, वो बुरी तरह इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये एक बात कही जाती है कि जब एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से जाता है तो वो सिर्फ एक फिजिकली वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा, उस ऑर्गेनाइजेशन से नॉलेज की एक डिक्शनरी वहां से जा रही है, एक वहां से एक बहुत अच्छा ट्रेनर, एक मोटिवेटर वहां से जा रहा है। जब वो अपने साथ जाता है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर इन छोटे छोटे फैक्टर्स को भी इंकरेज करना शुरू कर दे, लुक आफ्टर एम्प्लॉयज को प्रॉपरली करना शुरू कर दे, तो ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी में और उसकी सक्सेस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। जी सईद साहब, अभी इस तमाम अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करते हुए, और वो है कि इन तमाम जो मसाइल हैं एम्प्लॉयज मिस हैंडलिंग के, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लोअर एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द वेंडर्स एंड द एम्प्लॉयज। आप कम्युनिकेशन गैप को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? सर बात यह है कि अगर आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉय को अगर आप अकाउंटेबल ठहराते हैं किसी चीज का, पुअर परफॉर्मेंस का या किसी भी फॉल्ट्स का या किसी भी प्रॉब्लम का, तो जब तक आप उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसको उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्टिन्यूस उसको फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस कम्युनिकेशन गैप को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आप उसको किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के दरमियान ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, मिशन को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी का विजन अचीव करने के लिए उन्होंने क्या रोल्स प्ले करने हैं, उनके गोल्स क्या है, उनके टारगेट्स क्या है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक आप उनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको उनके परफॉर्मेंस के बारे में, हर चीज के बारे में प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे, वो कोई चीज भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं हो सकती। बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में इस गैप को रिमूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं। टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ का दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ उनकी गैदरिंग्स होती है, कॉफी टेबल गैदरिंग्स कहते हैं उन्हें, लंच गैदरिंग्स कहते हैं, जहां पे डिफरेंट इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन है, जो स्ट्रेटेजीज है, उससे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया जा रहा है। ओपन डोर पॉलिसीज को इसीलिए मैनेजमेंट में इंकरेज किया जाता है कि आपको कोई भी इशू है, यू आर इनकरेज टू सी योर चेयरमैन, टू सी योर सीईओ। यहाँ तो इतने बैरियर्स हैं कि एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, जीएम को ही मिलना बड़ा मुश्किल कंसिडर किया जाता है। तो जब तक ये कम्युनिकेशन गैप में जो बैरियर्स हैं, आप इनको ब्रेक नहीं करेंगे विद एन एम्प्लॉयज, विद एन डिपार्टमेंट, विद एन यूनिट्स, उस वक्त तक आप एम्प्लॉय को प्रॉपर फीडबैक जब तक नहीं देंगे, आप वहां पे सक्सेस को इंश्योर नहीं कर सकते। जी सईद साहब, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन और बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं आपकी। अब कम्युनिकेशन गैप के बाद अब हम आते हैं एम्प्लॉयज के इश्यूज रिलेटेड टू जस्टिस। कहीं पे प्रमोशन में इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पे एंड अलाउंसेस में इनजस्टिस हो रहा है, कहीं पे एक दूसरे की ट्रांसफर पोस्टिंग्स में इनजस्टिस हो रहा है।
तो इनजस्टिस कितना बड़ा रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज की डीमोटिवेशन में और उनकी मिस हैंडलिंग में? देखिए, ऑब्वियसली एक जो इनजस्टिस है वो प्रमोशन में है, वो इंक्रीमेंट में है, वो ट्रांसफर में है, वो रोटेशन पे है, किसी चीज में भी ये एम्प्लॉय की डीमोटिवेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्रॉपर जो एक उसकी इन्फोर्समेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एम्प्लॉयज को की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तमाम कुछ डिपेंड करता है ऑन द सोल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द इमीडिएट सुपरवाइजर, ऑफ द इमीडिएट हेड। अगर उसकी नजर में एक एम्प्लॉय अगर अच्छा है, चाहे वह उसकी वजह उसका पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो उसके लिए वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं उसकी ट्रांसफर, उसकी प्रमोशन में, उसकी इंक्रीमेंट्स में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक एम्प्लॉय अगर अच्छा परफॉर्मर है लेकिन उसके कोई अच्छे रिलेशनशिप्स अपने बॉस के साथ नहीं है तो वो इनजस्टिस फेस करेगा अपनी प्रमोशन में, अपनी इंक्रीमेंट्स में। फिर समटाइम्स एम्प्लॉय की उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी फिजिकल हेल्थ को देखे बगैर एम्प्लॉयज के साथ इनजस्टिस करते हुए उन्हें ऐसी असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं जो उनकी हेल्थ को सीवियरली हर्ट कर सकती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो जो इनजस्टिस क्रिएट होता है, इस वजह से एम्प्लॉय का जो रिटेंशन है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉय इस इनजस्टिस की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ जाते हैं और समटाइम्स एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटर्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इनजस्टिस जहां पे भी होगा वहां पे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की मेंटल सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय रिटेंशन में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और ये चीज अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी सोल रीजन ये है कि वहां पे परफॉर्मेंस को मैनेज करने का, इवेल्युएट करने का कोई प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। वहां एम्प्लॉयज के लिए कोई ऐसा जगह अवेलेबल नहीं है कि जहां से जाकर वो अपना कैथारसिस शो कर सके। वहां पे ओपन डोर पॉलिसी या कंप्लेंट बॉक्सेस या कोई ऐसा उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो जाके उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे अगर आप इजाजत दें तो बहुत सारी कंपनीज ने खूबसूरत से कंप्लेंट बॉक्स भी लटकाए हुए हैं, बड़े कलरफुल किस्म के। इसके अलावा लेबर यूनियंस हैं जो हर वक्त हड़ताल और हर वक्त अपनी पावर का शो ऑफ करते रहती हैं। तो फिर कैसे आवाज नहीं है एम्प्लॉयज की? जेब साहब, जैक वेल्च का आपने सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक के वो हेड थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हर उस ऑर्गेनाइजेशन में वेयर एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड नॉट अप टू द मार्क, वेयर इनजस्टिस एग्जिस्ट, वहां पे यूनियंस क्रिएट होंगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट जस्टिस पे बेस करती है, एम्प्लॉयज आर गिवन ऑल द रिवॉर्ड्स, ऑल द बेनिफिट्स विच दे डिजर्व, तब उन्हें किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं होती। वहां पे ऐसे मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं कि वो अपनी कोई भी ग्रीवियंस जाकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जब ये तमाम चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, वहां मजबूरन लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एक यूनियन बनानी पड़ती है, ऐसी बॉडी बनानी पड़ती है जो उनके और मैनेजमेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करे, जिसके थ्रू वो अपनी ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। और बहुत सारी जगहों पे इसी वजह से फिर वायलेंस भी क्रिएट हो जाता है, जहां पे लोग ये देखते हैं कि उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने फिजिकली बहुत सारी ऐसी कंपनीज में देखा है कि जहां पे इस इनजस्टिस की वजह से और कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ना होने की वजह से, जब एम्प्लॉयज आर नॉट पेड फॉर मंथ्स, जब उनको जस्टिस, उनको राइट्स उनको नहीं दिए जाते, उनको हिरास किया जाता है, उनके ड्यू बेनिफिट्स नहीं दिए जाते, तब अल्टीमेटली एम्प्लॉयज के पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है और वो है स्फीयर इन सबऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन की रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन। और इस वायलेशन में वो इस हद तक चले जाते हैं कि वहां पे फिर टॉर्चर भी, वहां पे मार, लड़ाई झगड़े और इस तरह के एलिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं जो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फेलियर का बायस बनते हैं। दैट्स ग्रेट। अब आप इस डिस्कशन को इस मोड़ पे ले आए हैं कि जहां पे बहुत सारी हमने पहले भी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस की हैं और अभी मैं आपसे जो बात करने लगा हूं वो भी
बहुत प्रैक्टिकल आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखने लगा हूं। बुलंदोबांग दावे होते हैं एचआर मैनेजमेंट के मुख्तलिफ कंपनीज के। दावे की जो आपने पहले भी बात की उसका मैं जी आपको एक जी, जवाब दे एक दूं। मिनट जी, जस्ट 1 मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं ताकि फिर आप पूरी बात करें। कंपनीज में अच्छा काम भी हो रहा है, आई एग्री विद दैट। हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर तरफ बुरी हालत है, लेकिन नहीं नहीं ऐसे जनरली नहीं हम है। स्पीक इसलिए कर रहे हैं, आज का टॉपिक इसलिए रखा है कि जहां पे कोताहियां हो रही हैं वहां पे इसको इम्प्रूव किया जाए। अब इसमें एक सिचुएशन जो मैं आपके सामने रखता हूं वो ये है कि मैंने बहुत कम देखा है कंपनीज में, बहुत नेग्लेजिबल, कि कोई बहुत स्किल्ड और नॉलेजेबल आपका एम्प्लॉय है जिसके पास सालों का नॉलेज है, जैसे अभी आपने पहले भी जिक्र किया, जी वो छोड़ के जा रहा है या उसको तंग किया जा रहा है। बहुत कम मैंने कंपनीज को देखा है, एचआर डिपार्टमेंट्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव्स को या लाइन मैनेजर्स को, कि वो उससे रिक्वेस्ट करें, उससे बात करें कि यार आप हमारी कंपनी का एसेट हैं, हम आपको जाने नहीं दे सकते, आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं हमें बताइए, हम हल करते हैं। ऐसा मैंने या तो देखा ही नहीं है या इक्का दुक्का मिसालें हैं। तो क्यों हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरह वेस्ट करते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है जी कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे एम्प्लॉय को सिर्फ एक मशीन का पुर्जा, एक कॉक समझा जाता है कि जी बस सिर्फ इसकी स्किल्स को, इसकी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करें जब तक वो आपके लिए अवेलेबल है, जब तक वो आपको सूट करता है। अगर वो कहीं जा रहा है तो हर बंदे के जहन में एक ही बात है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर एक छोड़ के जा रहा है तो पीछे लाइन लगी हुई है। अब वो ये इवेल्युएट नहीं कर रहे कि इसके जाने से कितना ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। कहा यह जाता है जी कि एक के छोड़ के जाने, किसी भी एम्प्लॉय के छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। हकीकत है ऑर्गेनाइजेशंस काम करती रहती हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि उस काम की क्वालिटी इफेक्ट होती है। या तो नए बंदे के आने से काम क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, या क्वालिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें एम्प्लॉयज को नॉलेज का एक रिसोर्स समझते हुए उसकी कॉम्पिटेंस को यूज करना चाहिए और उसको पूरा वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है। हमें ये जहन में सिर्फ ये नहीं रखना चाहिए कि अगर ये एम्प्लॉय चला गया, ये बात जहन में रखिए कि एम्प्लॉय आपके लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी लेवल पे हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप उसकी नॉलेज को, उसकी एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट देंगे। मैंने ऐसे एम्प्लॉयज भी देखे कि जिन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से हटकर ऐसे काम भी किए हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के मिलियन सेव किए हैं। मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक काम किया हुआ है जो टेक्सटाइल थी, जहां पे डिफरेंट बेड लिनन और क्विल्ट्स वगैरह बनती थी। वहां पे एक मशीन खराब हो गई, तो उस मशीन की कंपनी जो उन्होंने इंपोर्ट की थी, उसके इंजीनियर को पाकिस्तान लाने में, उसके तमाम एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा था। वहां पे इनिशियली एक मैनेजर ने खुद इनिशिएटिव लिया और उसने विद इन 2 days वो फॉल्ट क्रिएट कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट, उसको ये कहा गया कि जी आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को वायलेट किया है, आपने उन जगहों पे आपने अपने आप को यूज कर रहे हैं जो आपकी जॉब नहीं है। तो इन चीजों से जो एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है, उसको तो इस चीज पर अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के मिलियन सेव किए हैं। इसलिए जब तक हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक एम्प्लॉय अपने जो लाइन मैनेजर है, हेड्स हैं, अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमने इसका सिर्फ ये काम किया हुआ है कि एम्प्लॉयर को, या जो विजिटर्स हैं, या जो ऑडिटर्स हैं, या जो हमारे बायर्स हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हमने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए हैं, फ्लैक्स लगा दिए हैं कि एम्प्लॉयज हमारे एसेट्स हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिर्फ एक दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। दैट्स ग्रेट सईद साहब। बता रहा हूं कि अभी भी अगर बहुत सारी कंपनीज में एम्प्लॉयज की ओवरऑल जो कंडीशन है उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट आई है, तो इसकी बड़ी वजह जो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बायर्स हैं वो है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनके ऑडिट्स हैं। उन ऑडिट्स की वजह से, उन कोड ऑफ कंडक्ट्स की वजह से भी एम्प्लॉयर मजबूर हो गया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने एम्प्लॉयज की, उनकी वेलबींग के लिए वो कोई एफर्ट करे। दैट्स ग्रेट। अच्छा सईद साहब, अभी एक और सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि गुफ्तगू को आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब ये जितनी भी एम्प्लॉय मिस हैंडलिंग की मिसालें हमने डिस्कस की, आपने बयान की, एक और सिचुएशन ये है कि इससे या तो तंग आके या घबरा के या पहले से ही इसका कोई बंदोबस्त करने के लिए, इनजस्टिस का बंदोबस्त करने के लिए लोग लेबर यूनियंस ज्वाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करने के लिए, रोप बिल्कुल डालने ऐसी के लिए, ज्यादा कंपनियां काम हैं। अवॉइड करने के लिए। दूसरी तरफ बहुत सारी लॉबीज बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। उस वजह से भी कंपनी का माहौल बहुत डिस्टर्ब होता है और प्रोडक्शन पे भी, क्वालिटी पे भी बहुत असर पड़ता है। तो आप ये जो दूसरा तबका है जो कि मिस हैंडलिंग से, बेइंसाफी से तंग आके इस तरह की ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस चीज को तो पहले तो इंश्योर ये करना चाहिए कि इस तरह की जो एम्प्लॉय का जो इनजस्टिस का इशू है ये क्रिएट ही ना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप्ड हो कि जहां पे लोगों को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ग्रीवियंस हैं, वो प्रॉपरली कन्वे किए जाए। इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो और भी मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हुए हैं, कि जैसे आपने बात की कंप्लेंट बॉक्सेस की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा भी है कि जहाँ पे हर 15 डेज के बाद कंप्लेंट बॉक्स ओपन किया जाता है। एम्प्लॉयज ने जो वहां पे अपनी ग्रीवियंसेस नोट किए उनको रिजॉल्व करने के लिए साउंड स्टेप्स लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने चेंजेस इंप्रूवमेंट्स किए हैं सिर्फ उस कंप्लेंट बॉक्सेस में आने वाली कंप्लेंट्स के वजह से। तो जहां तक दूसरी बात कहा जाता है कि फिर डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुपिंग हो जाती है, जो जिसकी टसल की वजह से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, जिसकी टसल की वजह से एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज डैमेज होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट करती हैं। बहुत सारी इस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बहुत बड़ी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जो ये बिजली के केबल्स वगैरह बनाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अपनी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 to 50% लेवल पर काम कर रही है, और उसकी बहुत बड़ी रीजन क्या है, वहां पे एम्प्लॉयज के, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज के ग्रुप्स की आपस में टसल की वजह से वो इस हद तक पावरफुल हो चुके हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह वो उन्होंने डैमेज किया है, अगर वहां पे ये चीज एग्जिस्ट ना करती तो शायद वो एशिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कंसिडर की जाती। लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज के इनजस्टिस की वजह से वहां पे ग्रुप्स कन्वर्ट हुए, बने, जिन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को डैमेज कर दिया। तो अगर एक ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए कि एम्प्लॉयज को एट देयर डिपार्टमेंटल लेवल उन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाए, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एलिमेंट्स सर नहीं उठा सकते। दैट्स इट। अभी हम चूंकि प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन तमाम मसाइल के हल के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने जो इतना ज्यादा अरसा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में गुजारा, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए कि नेगेटिव कल्चर ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया और पॉजिटिव कल्चर ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया। कल्चर की एम्प्लॉयज की वेल बीइंग में कितनी ज्यादा अहमियत है, काइंडली ये बताइएगा। सर बात यह है कि अगर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज से अगर आप बात करें ना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो वो इसको एक बड़ी यूजलेस सी चीज समझते हैं। मैंने एक बुक भी लिखी हुई है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस पे, उसके रेफरेंस से मैं डिफरेंट सीईओज के साथ मेरी मीटिंग हुई। जब भी मैंने उनसे बात की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में, तो उनका बड़ा अजीब सा एटीट्यूड था कि जी ये बड़ी एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कल्चर वल्चर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बीइंग अ सीईओ या बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बीइंग द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो बात मैं कर रहा हूं दैट इज द कल्चर, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आप दूसरी एडवांस लेवल की वर्ल्ड ओवर ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जब जैक वेल्च ने टेक ओवर किया था बीइंग द हेड ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैनेजर्स थे उन सबको एक असाइनमेंट दी थी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वैल्यूज को डेवलप करने के लिए वो अपनी ओपिनियंस दे। और तकरीबन 1-2 साल की मेहनत के बाद वहां पे जो वैल्यूज डेवलप की गई थी उनकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप किया गया। और वो जो वैल्यूज हैं वो एक
कार्ड पर लिखकर अब जनरल इलेक्ट्रिक के हर मैनेजर की टेबल पे रखी जाती हैं कि उसने अपना जो अब डिसीजंस लेने का जिस तरह मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज। तो ये वैल्यूज मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप कर देती है। अगर किसी जगह ये कल्चर वैल्यूज हैं कि वहां पे किसी इंप्लॉय के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, तो आप इस समझ लें कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो एक फ्रेंडली कल्चर है। वहां पे एक रिस्पेक्ट की एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है। जहां पे ये वैल्यू डेवलप हो जाए कि हम एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ, एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फिर लर्निंग कल्चर कह सकते हैं कि जहां पे एम्प्लॉयज लर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वर्ल्ड में आने वाली जो नई चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो नई चीजें क्रिएट हो रही हैं, उनसे लर्न कर रहे हैं, अपने पीयर्स से लर्न कर रहे हैं। इवन जो लोग फॉल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, उससे लर्न किया जा रहा है। तो इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और जितना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही सक्सेसफुल होगी। ये चीज हमारे एम्प्लॉयर को जरूर कंसिडर करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी जगह पे एम्प्लॉयज अक्सर वो काम करते हैं जो वो कर सकते हैं, जो अपने एम्प्लॉयर को देखकर वो चीजें एडॉप्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखा कि वहां भी जो हेड थी वो फीमेल थी, वो एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्लीनलीनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। तो वहां पे एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया था कि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी से कंसर्न एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस देते थे, लोग क्लीनलीनेस को इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रमोट करती हैं, फॉस्टर करती हैं, और उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन फिर वेल बीइंग की तरफ प्रोग्रेस करती हैं। अब सईद साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पे ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की, और आई होप जो लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे वो जरूर इससे फायदा उठाएंगे और ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर करेंगे। ऐसी क्या चीज की जाए कि कंपनीज के मालिकान या हेड्स कल्चर की अहमियत को समझें और वैल्यू बेस्ड, अकाउंटेबिलिटी बेस्ड, जस्टिस बेस्ड कल्चर बनाएं? क्या करें हम ऐसा? किस तरह आवाज पहुंचाएं? किस तरह उन्हें कन्विंस करें? उस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए ज़ैब साहब, बात यह है कि इस पर तो मैंने काफ़ी कंपनीज में ये देखा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का डिपार्टमेंट एम्पावर्ड है, स्ट्रेंथन है, वहां पे इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमने ग्रीवियंस की बात की, जो एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन की बात की, एम्प्लॉयज इश्यूज की बात की, तो किसी ने ये कहा था कि जो एचआर डिपार्टमेंट है ये एक क्लर्जी है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ कन्फेशनल बॉक्स, कि जहां पे लोग आते हैं, अपने सिंस को, अपने ग्रीवियंस को डिस्कस करते हैं और वहां पे उनको रिजॉल्व किया जाता है। किसी ने यह भी कहा था जी कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज का आप ये कह लें कि केयर टेकर है। तो अगर ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज को अगर आप प्रॉपरली इवेल्युएट करें, उनको इंपॉर्टेंस दें, ह्यूमन बीइंग को, एम्प्लॉयज को ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें, उनको सिर्फ एक मशीन का एक कॉग्नेट ना समझे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत इंप्रूव हो सकता है। ये बात जहन में रखिएगा कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का मेजर फैक्टर वहां का ह्यूमन बीइंग है। अगर ह्यूमन बीइंग मेंटली सेटिस्फाइड है, उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है तो सीईओ की सक्सेस है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, ऑनर की सक्सेस है। एक ऑनर, हेड, सीईओ अपने पैसे के अलावा, पैसे के साथ उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसका एम्प्लॉय उसको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक उसका एम्प्लॉय उसके विजन को पूरा नहीं करेगा, वो जो मर्जी कर ले वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कितना ही ऑटोमेटेड क्यों ना हो जाए। That's great and very valid point, especially for the chief executives and chairmen and all big shots.
कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कल्चर की अहमियत को समझें और एम्प्लॉयज की मिस हैंडलिंग को अवॉइड करके उनका बिजनेस तरक्की करेगा, वो भी ग्रो करेंगे। नाउ योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट दोज गुड पीपल, गुड एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉय मिस हैंडलिंग की वजह से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो अपना दिल हार बैठते हैं, अपने कैरियर का पाथ भी जो है ना वो धुंधला उनका हो जाता है, जॉब छोड़ देते हैं, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए आखिर में कोई अच्छा सा मैसेज दे दिए कि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मिस हैंडलिंग हो रही है तो वो किस तरीके से अपने कैरियर का, अपनी सेहत का, अपनी मोटिवेशन का नुकसान ना करें। ये बहुत वैल्यूएबल बात होगी। देखिए जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ कामयाब लोगों से या कामयाब ऑर्गेनाइजेशन से ही कुछ सीख, जरूरी कि आप सिर्फ वहीं से सीखें। फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो मिस हैंडल कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज को मिसट्रीट कर रहे हैं, आप एज अ मोटिवेशन उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनसे सीख सकते हैं कि कल को मैं जब इस पोजीशन पे आऊंगा तो मेरा ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा, मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए बड़ा ऐसे ऐसे स्टेप्स लूंगा जो एम्प्लॉयज की वेल बीइंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने इस चीज को भी, जिन्होंने सिर्फ रिवॉर्ड्स की वजह से मोटिवेट नहीं हुए, वो डिस्करेजमेंट की वजह से भी मोटिवेट हुए हैं, वो मिस हैंडलिंग की वजह से भी मोटिवेट हुए हैं, और इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया है कि अगर मुझे डिमोटिवेट किया जा रहा है तो उसने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि मुझ में तो कोई शॉर्टफॉल नहीं है, क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्या मेरी नॉलेज में, मेरी अपनी स्किल में कोई कमी तो नहीं है। जब अगर हम एक दफा ये जहन बना लें कि हमने दिन में कुछ देर के लिए अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट जरूर करना है, तो यकीन करें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। हर चीज का इल्जाम, सिर्फ इल्जाम, आखिरी बात कर रहा हूं, हम अपने मैनेजर को या अपने सीईओ को नहीं दे सकते, बहुत सारी जगहों पे हम खुद भी गलत होते हैं। That's great message and great talk from a very experienced HR expert सईद इकराम साहब। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉयज की मिस हैंडलिंग के इश्यूज को डिस्कस करें, कंपनीज किस तरह लापरवाही का, नेग्लिजेंस का मुजाहरा करती हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं, और उससे एम्प्लॉयज की डीमोटिवेशन आती है, अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इफेक्ट कंपनीज पे पड़ता है। तो कंपनीज को चाहिए कि वो अपना कल्चर इस तरह का डेवलप करें कि जहां पे मिस हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉयज ना हो, उनको एक एसेट समझ के उनमें इन्वेस्ट किया जाए। इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयज की वेल बीइंग इंश्योर होगी बल्कि कंपनी तरक्की करेगी एंड अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री और मुल्क की इकोनॉमी तरक्की करेगी। विद दिस आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हुए सईद इकराम साहब का, और अल्लाह ताला हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर करे और पाकिस्तान को तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच सईद साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू।